सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, टॉपिक पैरामीशियम लोकोमोशन। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको पैरामीशियम में गमन के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसमें गमन होते हैं। पैरामीशियम में गमन के अंग सीलिया होती है, इसके द्वारा एक गमन करता है, जो इसकी बॉडी पर चारों ओर थिन और छोटी सा छोटे छोटे बहुत अनेक सीलिया पाई जाती है, जिनके द्वारा एक गमन करता है। पैरामीशियम के शरीर की आकृति धारारेखित होती है, जिससे कि जल में तैरने में सहायक होती है और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। पतली, थिन और बाल जैसी हेड जैसी कोशिका अंगक सीलिया के स्पंदन द्वारा इसे तेजी से तैरने में सहयोग प्रदान करती है। ये सीलिया जंतु के संपूर्ण शरीर पर होती है। पैरामीशियम 15,000 माइक्रोन या इससे भी अधिक प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि पैरामीशियम 1500 माइक्रोन या इससे भी अधिक प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। सिलेरी बीट्स पक्षमापी स्पंदन गति करते समय प्रत्येक सीलिया एक लोलक पेंडुलम की तरह दोलन करता है। जैसे लोलक दोलन करता है, इसे अपने स्थान पे आ जाता है, फिर वापस अपने स्थान पे जाता है। इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव इस तरह के इसमें इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक होते हैं। आपने देखो लोलक जो कम करता है, पहले इफेक्टिव पे चले जाता है, फिर अपने उसी स्थान पे आ जाता है। तो प्रत्येक दोलन 2 स्ट्रोक्स में पूरा होता है, जिनमें से पहला तेजी से इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा उसके बाद में अपनी वैसी अवस्था में जो धीरे धीरे मन पुनः रिकवरी स्ट्रोक में आता है। इफेक्टिव स्ट्रोक अथवा पीछे की ओर होने वाला प्रबल आघात के समय सीलिया कुछ वक्रित सढ़ होकर एक पतवार की तरह जल से टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप एनिमल का शरीर स्ट्रोक की दिशा के विपरीत धक्का लगता है, पस होता है, जिससे यह गमन करता है और प्रभाव स्ट्रोक के तुरंत पश्चात पुनः प्राप्त स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक पर आता है और सीलियों को फिर से अगले इफेक्टिव स्ट्रोक की स्थिति में ले आता है। इसका ये डायग्राम देखिए, इसमें दे रखा है। अकेले सीलिया की गतियों को प्रदर्शित करते हुए आरेख के अनुसार इफेक्टिव स्ट्रोक है, जिसमें पहली वाली कंडीशन है फर्स्ट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पर पहुंच रहा है, इफेक्टिव स्ट्रोक हो गया। इसके बाद में ये वापस अपनी स्टेज में आता है, जो 10वीं स्टेज में आ रहा है ये वापस अपने में, तो ये दोलन की तरह कार्य कर रहा है, जो पुनः प्राप्त स्ट्रोक हो रहा है, जो बी वाले डायग्राम में दिखाया गया है। तो शरीर के समस्त सीलिया सिमल्टेनियसली या क्षणिक कुछ समय के लिए तथा मुक्त रूप से गति न करके परगामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं, जिसे
मेटाक्रोनल रेथम या अनुक्रमिक लय कहते हैं, जिसमें एक के बाद एक चलता रहता है। एक अनुलंब पंक्ति में, एक लॉन्गिट्यूडल लाइन में स्थित सीलिया एक विशिष्ट तरंग में कंपन करता है, जो अगले सिरे से प्रारंभ होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप अनुलंब पंक्ति में स्थित प्रत्येक सीलिया अपने पीछे के सीलिया से सदैव पहले गति करते हैं। एक अनुपस्थ पंक्ति के सब सीलिया समक्षणिक रूप से अथवा तुल्यकालिक रूप से सिंक्रोनसली स्पंदन करते हैं, कंपन करते हैं, जिसे पैरामीशियम के आगे की ओर गति करते समय अनुक्रमिक तरंगें उसके पिछले सिरे से अगले सिरे की ओर चलती है। इसको ये डायग्राम दिखाया गया है। ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंट जो दिखाया गया डायग्राम अनुक्रमिक लय को प्रदर्शित करते सीलिया को एक अकेली पंक्ति। जो ए वाले में दे रखा है वो डायरेक्ट मोमेंट है एक अकेली पंक्ति का। जो सेकंड वाले में दिखाया गया है उसमें देखिए बी में 1 से 7 पुनः प्राप्ति रिकवरी स्ट्रोक तथा 8 से 12 तक इफेक्टिव स्ट्रोक को प्रदर्शित करता हुआ दिखाया गया है। इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में 1 से 7 तक रिकवरी कर रहा है, फिर वापस इफेक्टिव दोलन कर रहा है, तो इस तरह से गमन करता जा रहा है। इसके बाद में मोड ऑफ स्विमिंग। जब पैरामीशियम तैरता है तो वो भी सीलियों के द्वारा ही होता है और गति होती है। गति करते समय एक सीधे मार्ग से नहीं चलता, परंतु एक राइफल की गोली की तरह बाईं ओर को चक्रण हेलिक्स करता हुआ एक सर्पिल रूप से चलता है। और इस प्रकार की गति के 2 कारण होते हैं। प्रथम, इसके शरीर के सीलिया ठीक पीछे की ओर स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर को तिरछे स्पंदन करते हैं, जिससे गति होती है। जिससे गति करते समय यह अपनी एक्सिस पर कुछ बाईं ओर को घूम जाता है तथा दूसरा, मुख खांच के सीलिया तिरछे और अधिक तेजी से गति करते हैं, जिससे उसका अगला सिरा निरंतर मुख दिशा से दूर बना रहता है और वह सर्पिल आकार में गति करता है। इन दोनों कारणों का संयुक्त प्रभाव एनिमल में लगभग एक सीधे मार्ग में गति उत्पन्न कर देता है, जिससे एनिमल अपने एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ वामावर्त दिशा में घूमता हुआ आगे की ओर चलता है। जिसका डायग्राम इधर लास्ट में दे रखा है, ये देखिए। एक नंबर का डायग्राम, फिर ये लेफ्ट में, फिर दूसरे में, फिर इधर वापस तीसरे में। इस तरह से गमन हो रहा है। जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, जो एक्सिस ऑफ मोमेंट अपने एक एक्सिस पर ही गमन कर रहा है, जो पतवार की तरह होता है। तो पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग का अनुसरण करता है और इस दिशा में अनुक्रमिक तरंगे आगे से पीछे की ओर चलती है। ये सब वास्तव में तब होता है जब प्रभावी स्ट्रोक आगे की दिशा में होता है। पैरामीशियम में
सिलेरी मूवमेंट की यांत्रिकी के विषय में बहुत कम अध्ययन हो पाया है तथा यह भी मालूम हुआ है कि सीलिया एक समन्वयित तंत्र के समान गति करती है। सीलियों के अंदर स्थित परिधीय तंतुओं के संकुचन द्वारा उनमें गति होती है और इस तंतु की संकुचन के लिए आवश्यक एनर्जी एटीपी से प्राप्त होती है। जिसका ये डायग्राम दिखाया गया है तो अपने अक्ष पे गमन करता है। इसके बाद में आता है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन। पैरामीशियम में रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन के कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। यही एनिमल विसरण विधि के द्वारा ही रेस्पायरेशन तथा एक्सक्रेशन करता है। विसरण विधि के द्वारा जो जल में डिजोल्व ऑक्सीजन इसके शरीर के अंदर विसरित हो जाती है और जीवद्रव्य अणुओं के ऑक्सीकरण में काम आती है तथा कैटाबॉलिक एनर्जी जैसे उत्पाद CO2 तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे उनिया तो शरीर के बाहर विसरित हो जाते हैं। जो ये सभी तो रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन के लिए इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं आते, विसरण विधि के द्वारा ही होता है। तथा कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल भी इसमें हेल्प करती है। और ये क्योंकि ये एनिमल पानी में पाया जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया से का उत्सर्जन करता है तो ये एनिमल अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्राशन नियमन ओस्मोरेगुलेशन। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स पाई जाती है जो प्राशन नियमन का कार्य करती है। ओस्मोरेगुलेशन का शरीर से बाहर चारों ओर के जल की कंसंट्रेशन शरीर के अंदर होने वाले साइटोप्लाज्मा की अपेक्षा कम होती है। कम होने के कारण एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती रहती है, अंतःप्राशन की क्रिया होती है जिससे कि पैरामीशियम के शरीर में जल निरंतर प्रवेश करता रहता है और अंतर्ग्रहित भोजन के साथ भी जल की थोड़ी मात्रा अंदर पहुंचती है। जब ये भोजन ग्रहण करता है उस टाइम भी जल की मात्रा इसके मौत के साथ साथ अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जल की इस अधिक मात्रा को कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल की सहायता से बाहर निकाला जाता है जो मायोफाइब्रिल्स पेशी तंतुकों की संकुचनशीलता की सहायता से नियमित अंतरालों पर सिस्टोल संकुचन तथा फैलना सिस्टोल एंड डायस्टोल करती रहती है जिससे इसमें प्राशन नियमन बना रहता है। साइटोप्लाज्मा से जल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ ट्यूबल्स में सेक्रेट किया जाता है जहाँ से यह नेफ्रिडियल ट्यूबल्स एंड फीडर कैनाल्स में प्रवाहित होकर नेफ्रिडियल ट्यूबल्स की एम्पुला या रेडियल कैनाल्स में स्टोरेज हो जाता है और ये सभी एम्पुला अभिसरित होकर एक संकुचन का कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स में विसर्जित हो जाती है। जब वेहिकल्स बढ़कर अपना अधिकतम साइज प्राप्त कर लेती है तो उस कंडीशन में यह संकुचित होकर पृष्ठ तल पर पेलिकल
के पास में स्थित एक पोर द्वारा बाहर विसर्जित हो जाती है। एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल्स अग्र संकुचनशील ऋतका की अपेक्षा पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल का स्पंदन तीव्र या तेज गति से होता है, क्योंकि साइटोफेरिंक्स भी पिछले भाग में ही जल की अधिक मात्रा को छोड़ती है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल जो पानी का प्राशन नियमन का कार्य करती है। तो छात्रों, जो आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है उसका अध्ययन कर लीजिए, तो नोटेट कर लीजिए डायग्राम को। इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म होता है, एंड होता है। धन्यवाद छात्रों।